रेशियो एनालिसिस पार्ट थर्ड। और आज का जो विषय है इसमें शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो, अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात। और ये जो ई लेक्चर है ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है और विषय है ईएफएम सेकंड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। रेशियो एनालिसिस पे 2 और वीडियो पे लेक्चर आ चुके हैं, जिसमें पहले वीडियो में अनुपात विश्लेषण का अर्थ, उसका उद्देश्य और सीमाओं के बारे में बताया गया है, और दूसरे वीडियो में अनुपात विश्लेषण का जो वर्गीकरण है उसको बताया गया विस्तार से। तो वो भी आपने अगर नहीं देखे तो जरूर देख लें। और मैं डॉक्टर मनुष्यवत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, SRLS, गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा, जयपुर। तरलता या अल्पकालीन शोधन क्षमता अनुपात, इसके बारे में अपन आज जानकारी हासिल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। और इसमें पहला जो अनुपात है चालू अनुपात है, दूसरा तरलता अनुपात और तीसरा पूर्ण तरलता अनुपात। जबकि इंग्लिश में इसको कहते हैं करंट रेशो या वर्किंग कैपिटल रेशो या 2:1 रेशो भी इसको कहते हैं। लिक्विड रेशो और क्विक रेशो और एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। करंट रेशो, जिसको वर्किंग कैपिटल रेशो भी कहते हैं या 2:1 भी रेशो कहते हैं, इसका क्या सूत्र है? करंट रेशो डिवाइडेड बाय करंट असेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स का क्या अर्थ है? जो असेट्स हैं उसमें ऐसी संपत्तियां जो 1 वर्ष के अंदर नकद के रूप में बदल जाएंगी। यहां लिखा हुआ है जैसे आप 1 वर्ष की अवधि में नकद के रूप में परिवर्तित हो जाने वाली संपत्तियां चालू संपत्तियां कहलाती हैं। दूसरा, करंट लायबिलिटीज का क्या अर्थ है? लायबिलिटी साइड की तरफ ऐसे दायित्व जिनका कि भुगतान 1 वर्ष के अंदर करना है, और किसके द्वारा करना है? करंट एसेट्स में से करना है। ऐसे दायित्व जो है करंट लायबिलिटीज कहलाती है। जैसा कि बताया गया है, 1 वर्ष की अवधि में जिन दायित्वों का भुगतान चालू संपत्ति में से करना है, ऐसे दायित्व चालू दायित्व कहलाते हैं। तो करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के मध्य को के जो संबंध है उसको व्यक्त करने का माध्यम है, सूत्र है। अब करंट असेट्स कौन कौन से, इनको जानना जरूरी है। तो पहला जैसे कैश और बैंक। कैश और बैंक सबसे ज्यादा लिक्विड है, सबसे ज्यादा तरल है। दूसरा है डेटर्स, यानी डेटर्स का मतलब यह है जो हमने उधार बिक्री करी है और जो हमारे देनदार हैं वो डेटर्स हैं, जिनसे कि एक निश्चित तिथि पर हमको भुगतान प्राप्त करना है। और करंट एसेट्स बिल्स रिसीवेबल, जो उधार बिक्री करी है, जो बिल का पेमेंट करना है, होना है, निश्चित तिथि पर जो प्राप्त होगा, बीआर कहलाता है। स्टॉक यानी स्कंद, जो कि बेचना है और जो कि अपने पास मौजूद है, वो करंट एसेट्स में शामिल होता है।
शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या इसको कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी बॉन्ड्स वगैरह, जो कि तुरंत जो है वो बदल सकती है कैश में, करंट एसेट्स में सम्मिलित की जाती है। और प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी ऐसे एक्सपेंसेस जो जिनका भुगतान पहले से कर दिया गया है और उनसे लाभ भी नहीं मिला है, यानी जैसे कि इंश्योरेंस है या कोई कमर्शियल बिल्डिंग ली है, उस पर उसका रेंट का पेमेंट कर दिया गया है, लेकिन उस बिल्डिंग को भी इस्तेमाल करना प्रारंभ नहीं किया गया है, तो ऐसे जो एक्सपेंसेस वो प्रीपेड एक्सपेंस कहलाते हैं और इनको करंट एसेट्स में सम्मिलित किया जाता है। एडवांस पेमेंट कोई कर दिया है, यानी पूर्व में ही कोई भुगतान अगर कर दिया है तो वो भी करंट एसेट्स के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। अब देख लेते हैं करंट लायबिलिटीज कौन कौन सी है। क्रेडिटर्स, परचेज किया है उधार में हमने, तो हमको भुगतान करना है, वो करंट लायबिलिटी के अंतर्गत आती है क्रेडिटर्स। इसी तरीके से बिल्स पेबल यानी निश्चित तिथि पर जो भुगतान हम देना है बिजनेस को, वो बिल्स पेबल कहलाता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, जो बैंक से अगर ओवरड्राफ्ट प्राप्त करते हैं वो करंट लायबिलिटी में सम्मिलित किया जाता है। शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्पकाल के लिए कोई अगर लोन लिया जाता है 1 साल के लिए, तो वो करंट लायबिलिटी में सम्मिलित किया जाता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस जिनका कि भुगतान हमको करना है, जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी है या वेजेस है जिनका भुगतान करना है लेकिन अभी तक हमने नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहलाती है और करंट लायबिलिटीज में उसे सम्मिलित किया जाता है। इनकम टैक्स पेबल, जो इस वर्ष इनकम टैक्स का भुगतान करना है, वो इनकम टैक्स पेबल कहलाता है और उसको करंट लायबिलिटीज में सम्मिलित किया जाता है। अनक्लेम्ड डिविडेंड, यानी बिजनेस ने तो डिविडेंड की घोषणा कर दिया है लेकिन जो शेयर होल्डर है उन्होंने भी क्लेम नहीं किया है, वो अनक्लेम्ड डिविडेंड कहलाता है, उसको भी करंट लायबिलिटी में सम्मिलित किया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्स, यानी जो प्रोविजन रखा है टैक्स का भुगतान जो करना है उसके लिए पूर्व में ही जो प्रोविजन रखा है वो भी करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। जो डिविडेंड प्रपोज्ड है जिसका भुगतान अभी होना है आगे, उसको भी करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं, यानी बैलेंस शीट में जो असेट साइड की तरफ दे रखा है और जो लायबिलिटी साइड की तरफ दे रखे हैं, यानी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, वो हमको पता होना चाहिए कि कौन कौन से हैं और उसी के आधार पर बैलेंस शीट में हम उसको छाटेंगे और छाट कर ही हम करंट रेशो ज्ञात कर सकते हैं। अब करंट रेशो कैसे निकाला जाता है, इसका एक उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे बैलेंस शीट दे रखी है 31 मार्च 2019 की है, ये लायबिलिटी साइड की तरफ, ये असेट साइड की तरफ। इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, 7% डिबेंचर 40,000 और लॉन्ग टर्म लोन 20,000। तो ये सारी तो क्या है, फिक्स्ड जो है वो लायबिलिटी है। अब इसमें से देखना है अपन को करंट कौन कौन सी है। बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000, प्रोविजन फॉर टैक्स 4,000 और प्रपोज डिविडेंड 6,000। अब आ जाइए असेट साइड की तरफ। तो इसमें गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ये सब तो क्या है, फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड जो असेट्स है उनको तो हमको लेने की जरूरत नहीं है। इसके नीचे दे रखा है करंट असेट्स, इसमें बिल्स रिसीवेबल 14,000,
सन्डी डेटर्स 18,000, कैश एट बैंक 9,000, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म है 5,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000 और स्टॉक 6,000। तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज हमने छाट ली करंट रेशियो को ज्ञात करने के लिए। जैसा कि इसमें बताया, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन, इन्वेस्टमेंट, कैश एट बैंक, डेटर्स, रिसीवेबल, ये सब क्या है? करंट एसेट्स है। इसी तरीके से अपन ने करंट लायबिलिटीज को भी यहाँ पे लिख लिया कौन कौन सी है। अब हम करंट रेशियो ज्ञात करते हैं। जैसा आपको पता है फॉर्मूला, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। तो ये सब करंट एसेट्स के अंदर सम्मिलित की जाती है। स्टॉक 6,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस 1,000, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 5,000, कैश एट बैंक 9,000, सन्डी डेटर्स 18,000 और बिल्स रिसीवेबल 14,000। यानी टोटल जो करंट असेट्स है वो कितना है? 53,000। इसी तरीके से करंट लायबिलिटीज हमने छाट ली और उसको ऐड कर लिया। बिल्स रिसीवेबल 12,000, सन्डी क्रेडिटर्स 10,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1,000, प्रोविंशियल टैक्स 4,000 और प्रपोज जो डिविडेंड है वो 6,000 और इसका टोटल अगर किया तो आया 33,000। तो करंट एसेट्स 53,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी 33,000। तो इसका उत्तर क्या है? 1.61:1। यानी एक चालू दायित्व के पीछे 1.61 जो है वो चालू संपत्ति है, करंट एसेट्स है। तो करंट एसेट्स अधिक है और इसका मतलब जो इसकी लिक्विडिटी पोजीशन है वो अच्छी है। तो इस रेशो को, इस अनुपात को ज्ञात करने के लिए, जैसे पता, ये नाम से पता लग रहा है कि करंट रेशियो किससे संबंधित है? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से। तो ऐसे अनुपात के नाम के आधार पर ही हम जो है उस अनुपात में कौन कौन सी जो हमको संख्या लेनी है उसका पता लग जाता है, यानी उसका सूत्र का आपको ज्ञान हो जाता है। अब चालू अनुपात का क्या महत्व है? आदर्श चालू अनुपात 2:1 है। यानी एक चालू दायित्व के पीछे 2 चालू अगर संपत्ति है तो इसका मतलब क्या है? व्यवसाय पूर्ण रूप से अल्पकाल के अंदर सुरक्षित है। यानी वो चालू दायित्व को भुगतान करने के लिए अपने पास पर्याप्त मात्रा में चालू संपत्ति है। जैसा इसमें बताया, चालू दायित्व के पीछे कितनी चालू संपत्ति है, यही जानना चालू अनुपात का उद्देश्य होता है। अगर मान लीजिए ऊंचा चालू अनुपात है तो उससे क्या आकलन कर सकते हैं अपन? यह पता लगता है कि लेनदारों की स्थिति अच्छी है, मतलब लेनदारों के लिए खुशखबरी है। क्यों? जितना ऊंचा चालू अनुपात होगा, यानी करंट एसेट्स जितने अधिक होंगे उतने ही लेनदार अधिक सुरक्षित होंगे, मतलब उनका जो भुगतान है वो समय पर उनको मिल जाएगा। पर प्रबंधकों की ये कमजोरी है, क्योंकि उनकी जो विनियोग नीति है वो ठीक नहीं मानी जाएगी अगर बहुत अधिक ऊंचा चालू अनुपात मिलता है। यानी कहीं ना कहीं उनकी अकुशलता का प्रतीक है ऊंचा चालू अनुपात। ये किस प्रकार से है आगे समझेंगे अपन। तो इससे पता चलता है ऊंचे चालू अनुपात से कि स्कंद में अत्यधिक मात्रा में धन जो है वो बेकार पड़ा है। वो बेकार धन का प्रयोग लाभदायकता
में जिसका कि प्रयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रबंध की अकुशलता का प्रतीक माना गया है। और धीमी संग्रहण नीति है, मतलब जो कलेक्शन हो रहा है वो धीरे धीरे हो रहा है। संग्रहण धीरे धीरे संग्रहण हो रहा है, क्योंकि डेटर्स अधिक मात्रा में मौजूद है, इसलिए भी ऊंचा अनुपात है। तो ये भी प्रबंध की अकुशलता को व्यक्त करता है। अगर नीचा अनुपात है तो वो क्या जानकारी प्रदान करता है, यानी कार्यशील पूंजी में कमी है। यानी कार्यशील पूंजी में कमी है तो इसका मतलब कि तुरंत जो है भुगतान अगर करना हो चालू दायित्व का, तो उसमें जो है मुश्किल आएगी अगर नीचा अनुपात है तो। इसलिए दायित्वों के तुरंत भुगतान संभव नहीं हो पाएगा। दूसरा अनुपात है लिक्विड और क्विक रेशियो। इस अनुपात का क्या सूत्र है? लिक्विड असेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। यानी लिक्विड असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बीच के संबंध को क्विक रेशियो के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब लिक्विड असेट्स का क्या मतलब है? करंट असेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है उसको निकाल दिया जाए तो लिक्विड असेट्स प्राप्त हो जाएगा। दूसरे शब्दों में ऐसे करंट असेट्स जो कि बहुत जल्द ही कैश में बदलने जा सकते हैं, ऐसे जो असेट्स हैं वो लिक्विड असेट्स कहलाते हैं। स्टॉक ऐसा असेट क्यों नहीं है? क्योंकि स्टॉक का हमको जानकारी नहीं होती है कि ये कब बिकेगा और कब ये रोकड़ में परिवर्तित होगा। इसी प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस को भी लिक्विड असेट्स में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंसेस का अर्थ क्या है? ऐसे एक्सपेंसेस जो पूर्व में ही कर दिए गए हैं, जिनका कि लाभ भविष्य में प्राप्त होना है, तो इसको भी प्रीपेड एक्सपेंस को भी इसमें शामिल नहीं किया गया है। डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज, तो ये कहलाता है लिक्विड रेशियो। अब इसका एक उदाहरण ले लेते हैं, उससे अपन को समझ में आ जाएगा। उसी उदाहरण को ही, यानी जो पूर्व अपन ने उदाहरण किया था उसी उदाहरण को अपन ने इसमें शामिल कर लिया। इसमें अपन को लिक्विड जो असेट्स है उसको छांटना है। करंट लायबिलिटी तो अपन ने पहले भी छांट चुके हैं। तो देखिए, जैसे लिक्विड असेट में जो करंट असेट्स है जो अपन ने निकाले थे, उसमें स्टॉक और प्रीपेड जो एक्सपेंसेस है उसको अगर लेस कर देंगे तो लिक्विड असेट प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अपन ने पूर्व में निकाला था, करंट असेट्स कितना था? 53,000, और इसमें जो है वो स्टॉक कितना दे रखा है? 6,000, और प्रीपेड एक्सपेंस कितना? 1,000। तो 53,000 में से 6,000 और 1,000 निकाल दिए, डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी कितना दे रखा है? 33,000। यानी 46,000 आया इसमें, डिवाइडेड बाय 33,000। तो लिक्विड रेशियो कितना है? 1.39:1, यानी एक चालू दायित्व के पीछे 1.39 जो है लिक्विड असेट्स है। यानी अगर भुगतान जल्दी ही करना हो तो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है क्या? लिक्विड असेट। अब इस अनुपात की क्या उपयोगिता है? अब यह अनुपात 1:1 है तो वो आदर्श अनुपात माना गया है। यानी एक अगर चालू दायित्व के पीछे एक जो है वो लिक्विड असेट है तो आदर्श माना गया। अतः तरलता अनुपात 1:1 से अधिक होने पर संस्था की चालू वित्तीय स्थिति अच्छी मानी जाएगी। अगर 1:1 है या 1:1 से अधिक है तो अच्छी है। इसके विपरीत यदि तरलता अनुपात 1 से कम है तो संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक
नहीं मानी जाएगी, किंतु सभी दशाओं में इस अनुपात को समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता है। कब लागू नहीं किया जा सकता? कि जब मौसमी उद्योग में बिक्री की अवधि में तरल अनुपात कमजोर होगा, यानी ऐसे समय में इस अनुपात के माध्यम से कोई निष्कर्ष पर पहुंचा नहीं जा सकता है। और दूसरा, जबकि प्रचुर मात्रा में बिक्री की अवधि में बहुत ऊंचा होगा, यानी दोनों स्थितियों में ही इस अनुपात का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए इस अनुपात के आधार पर संस्था की तरलता स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए व्यवसाय की प्रकृति देखनी पड़ेगी, उत्पादन एवं बिक्री की तीव्रता, शीतलता तथा प्रबंध कुशलता आदि तत्व पर विचार करना होगा। अब आगे एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो। एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट लिक्विड असेट अपॉन क्विक लायबिलिटीज या लिक्विड लायबिलिटीज। अब एब्सोल्यूट लिक्विड असेट्स में कौन कौन से असेट शामिल किए जाते हैं? कैश, बैंक और मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मतलब ये अत्यधिक तरल है। कैश और बैंक तो है ही, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज भी तुरंत जो है वो कैश में परिवर्तित हो जाती है, इसलिए इसको एब्सोल्यूट लिक्विड एसेट्स के अंदर शामिल किया गया है। और लिक्विड लायबिलिटीज में क्या है? लिक्विड लायबिलिटीज में सारी करंट लायबिलिटीज सम्मिलित की गई है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट शामिल नहीं किया गया, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट का भुगतान तुरंत करना आवश्यक नहीं है। बाकी सभी तो दायित्व का तुरंत भुगतान करना आवश्यक है, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट का नहीं है। आगे इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। वही वाला उदाहरण है जो अपन ने पहले लिया था। इसमें अपन को एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो ज्ञात करना है, जिसमें कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज अपॉन करंट लायबिलिटीज। इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं लेना, लेकिन इसमें इस सवाल में बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है। कैश जैसे 9,000 दे रखा है, मार्केटेबल सिक्योरिटी 5,000 और करंट लायबिलिटीज क्योंकि 33,000 है, और इसमें बैंक ओवरड्राफ्ट जो है इस उदाहरण में नहीं है, तो इसलिए करंट लायबिलिटीज को लेंगे, यानी 14,000 डिवाइडेड बाय 33,000 0.42 रेशो 1। यानी अगर तुरंत भुगतान करना हो तो 0.42 लिक्विड असेट मौजूद है करंट लायबिलिटीज या क्विक लायबिलिटीज के पीछे। ये जानकारी इस अनुपात से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इस अनुपात का क्या महत्व है? जब इस अनुपात का उपयोग चालू एवं लिक्विड अनुपात के साथ किया जाता है, तब यह तरलता को अधिक महत्व देता है। यह 0.5:1 का आदर्श अनुपात माना गया है इसको, एब्सोल्यूट लिक्विडिटी रेशो को, क्योंकि 50 पैसे मूल्य की तरल संपत्तियां एवं 1 रुपए मूल्य के चालू दायित्व के भुगतान हेतु पर्याप्त मानी जाती है। हालांकि इस अनुपात का अधिक उपयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः चालू अनुपात, तरल अनुपात तथा पूर्ण तरलता अनुपात चालू दायित्वों का भुगतान करने के लिए चालू संपत्तियों की पर्याप्तता को दर्शाता है। यह तरलता विश्लेषण का ही एक पक्ष है। तरलता का दूसरा पक्ष उस दर का निर्धारण है जिस पर विभिन्न संपत्तियां रोकड़ में परिवर्तित होती हैं। यानी तरलता का दूसरा जो मापदंड है वो जिस पर की विभिन्न संपत्तियां रोकड़ में बदलती हैं। यह दर स्कंद आवर्त, देनदार आवर्त आदि अनुपात, जिनका आगे वीडियो लेक्चर में विवेचन किया गया है, उसमें अपन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। ये आवर्त अनुपात क्या है, उससे अपन को इसकी जानकारी होगी। धन्यवाद विद्यार्थियों, आपने ये वीडियो देखा और ये रेशियो एनालिसिस का पार्ट 3 वीडियो है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया और ये वीडियो कितना आपके पढ़ाई के लिए लाभदायक रहेगा, जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा, है ना।
और आपने देखा इसको। मैं पुनः आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।